अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ है सलमान गनी और सईद काजी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 के हवाले से समाअत सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी। कल जिस तरह के रिमार्क्स दिए गए, ये कहा गया कि किसी गैर मुल्की शहरी को आईनी इदारे पर हमला और सियासी मंजरनामा तब्दील करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस का कहना था कि आमरीत का रास्ता बंद हो गया है और अगर किसी का इरादा हो भी तो भी मार्शल लॉ नहीं लग सकता। चीफ जस्टिस ने ताहिरुल कादरी से पूछा कि क्या वो किसी सियासी एजेंडे के तहत पाकिस्तान आए हैं। क्या इन बातों से वाकई जाहिर होता है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी का वाकई कोई सियासी एजेंडा है जिसके लिए वो पाकिस्तान आए हैं, सियासी एजेंडे को पूरा करने के लिए पाकिस्तान आए। सलमान गनी साहब, आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? देखें शायद मैं समझता हूँ कि इसमें तो कोई शक नहीं कि कोई भी पॉलिटिशियन जब भी आता है तो उसका अपना एक एजेंडा होता है, लेकिन बात यह कि एजेंडा मुल्की है या गैर मुल्की। मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कल की सारी समाअत में लगी कि जब डॉक्टर साहब को अदालत ने कहा कि अगर आपको किसी एक मुल्क से वफादारी निभानी पड़ी तो आप किससे निभाएंगे, तो वो आगे से खामोश रहे। कि मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, और इसमें कोई शक नहीं कि जब वो पाकिस्तान आ रहे थे तो मुझे याद पड़ता है कि बहुत से पॉलिटिशियन से मैंने बात की तो उस वक्त ही वो ये रिजर्वेशन जाहिर कर रहे थे कि जो शख्स 4.5 साल जिसे पता ना लगा कि पाकिस्तान के हालात क्या है, मामलात क्या है, लोगों के साथ क्या बीत रही है, यहाँ गवर्नेंस की सूरत हाल क्या है, वो एक ऐसे मरले पे आए जब कौम जो है इंतखाबात की तरफ बढ़ रही थी, तैयारियां हो रही थी, और उन्होंने आके जो तकरीर की मीनार पाकिस्तान पे, मेरे नज़दीक सबसे अहम बात वही है कि जब उनसे कहा गया कि आप किस मुल्क के साथ अपनी वफादारी जाहिर करेंगे, क्या एक पाकिस्तानी ये तसव्वुर कर सकता है कि उसे ये सवाल किया जाए। मैं समझता हूँ कि हमारा जीना मरना, हमारा सब कुछ पाकिस्तान के लिए है, और ऐसी सियासत पर लानत भेजनी चाहिए जो पाकिस्तान के साथ जिसकी वाबस्तगी ना हो। उनका एक बड़ा क्लियर कट सियासी एजेंडा है, और ये बहुत अहम बात है कि वो सियासी एजेंडा गारत गया है उनका, और वो कोर्ट के साथ सामने गए थे कि शायद वो इलेक्शन कमीशन की सरनौ तश्कील की बुनियाद पे जो जाने का मतलब ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात का अमल है, जो जमहूरी अमल है, उस पर वो असरअंदाज हो सकेंगे। मेरा ख्याल उन्हें लेने के देने पड़ चुके हैं। सही। मैं साहब आपसे भी बात करती हूँ। मैं कामरान हमारे से टेलीफोन लाइन पर है, उनसे बात करते हैं। कामरान, 2 दिन समाअत हुई, इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 के हवाले से तो कोई बात नहीं हुई, और मामला जो था वो उनकी दोहरी शहरियत और उनके हलफ पर चला गया कि आप किसी एक मुल्क की हलफ अगर आपको लेना पड़े तो आप क्या करेंगे। क्या आज भी सारा मामला, आज की सारी समाअत है इसी बात के गिर्द घूमेंगी, उनकी दोहरी शहरियत के हवाले से? कामरान, आपको आवाज आ रही है? कामरान से हमारा राब्ता कट गया। साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? मैं इस बात से तो बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करता, जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जायज़ बातें की हैं कि जी आप बताएं आपका क्या एजेंडा, मगर आपका गैर या बैरूनी एजेंडा होने के लिए आपके गैर मुल्की शहरी होना ज़रूरी नहीं है। आप इस तरह करें, ज़्यादा दूर नहीं जाते, 80 से या 70 से शुरू कर लें। आपका क्या, आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या आपके जो लोग पाकिस्तानी नेशनैलिटी वाले बनाते रहे हैं वो पाकिस्तान के मफाद में थी? आप जो कोल्ड वॉर में यू स्टम्बल्ड इनटू दैट, क्योंकि अमेरिका ने आपको पुश किया तो आप उधर घुस गए, फिर अमेरिका ने कहा नहीं आप इधर मुंह कर लो, आपने उधर मुंह कर लिया। ये एक पहलू, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी। आपकी अंदर दाखिला जो पॉलिसी है, जो इकॉनमी जो है आपकी, कभी कब इंडिपेंडेंट रही, इधर पाकिस्तान बना, इधर से अमेरिकन मशीर आ गए, और उसके बाद आज IMF, वर्ल्ड बैंक के जो, तो जरूरी नहीं, मैं ये जो डाउट्स उन्होंने किए हैं वो ठीक है, उनको क्लियर करें, सब जुडिस मैटर है, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला करे, ये हमारा मनसब नहीं है। मगर मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि आप जितनी यहां गवर्नमेंट आई 1988 में, आप मुझे बताएं जो आपने पॉलिसीज प्राइवेटाइजेशन की लेके आई, मुल्क का बुरकस निकाल दिया। IMF और वर्ल्ड बैंक ने कहा ये ठीक है, आपने कहा ठीक है। जाहिर है वो तो आपसे नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट हो, 1980 से लेके ना आपकी खारजा पॉलिसी आजाद रही, ना आपकी दाखिला पॉलिसी। अगर हम पॉलिटिकल नुमाइंदे से कहते हैं कि जनाब ये दाखिला खारजा पॉलिसी का क्या इशू है, तो वो इशारा हमें पिंडी की तरफ कर देते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से। इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 पर समाअत आज भी होगी। मोहम्मद कामरान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। कामरान, ये मामला तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी की दोहरी शहरियत और उनकी वफादारी तक महदूद होकर रह गया। जिस मकसद के लिए दरखास्त दी गई थी उसमें कोई डेवलपमेंट होती हुई नजर आ रही है? जी शाजिया, देखिए आज इस दरख्वास्त की समाअत का तीसरा दिन होगा।
اس سے پہلے 2 دن کی جو سماعت تھی جو ہم ڈسکس بھی کرتے رہے کہ اس میں جو الیکشن کمیشن تک تو ابھی معاملہ پہنچا ہی نہیں. پہلے یہ جو لوکس اسٹینڈ آئی والا معاملہ ہے، یعنی طاہر القادری نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ ان کا حق ہے یہ درخواست دائر کرنے کا اور وہ چیلنج کرنے کا حق رکھتے ہیں. پہلے انہوں نے اپنا یہ حق جو ہے ثابت کرنا ہے. تو یہ ایک تکنیکی نقطہ ہوتا ہے جس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو درخواست گزار ہے کیا وہ جو درخواست لے کر آیا ہے یہ اس کو حق حاصل تھا یا نہیں. اس نقطے پر عدالت کو مطمئن کرنا ہوتا ہے اگر یہ آبجیکشن لگ جائے تو. نارملی شازیہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس قسم کا یہ لوکس اسٹینڈ آئی والا آبجیکشن لگتا ہے تو اس کے لیے بہت سرسری سی سماعت ہوتی ہے، لیکن یہ طاہر القادری کی اس درخواست پر صرف اس تکنیکی نقطے پر 2 دن لگا دینا جو ہے یہ بظاہر سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ 2 دن میں جو مرکزی کیس ہے وہ تو ابھی شروع ہی نہیں ہو سکا. جی بالکل. اور ابھی تک یہ دوہری شہریت جو ہے یہی طاہر القادری کے آڑے آ رہی ہے، اور وہ یہ ہرڈل کراس کریں گے تو تبھی شاید یہ معاملہ آگے بڑھے گا. آج شاید یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید آج اس بارے مینٹینیبلٹی بارے یا ان کے لوکس اسٹینڈ آئی کے بارے میں آج کوئی شاید فیصلہ آ جائے گا. اگر ایسا ہوا تو پھر اگر یہ ایکسیپٹ ہو گیا ان کا موقف طاہر القادری کا تو پھر وہ الیکشن کمیشن پر دلائل باقاعدہ شروع ہوں گے. یہ بتائیں کہ کامران کورٹ کا سٹانس تو سامنے آ گیا ہے، کچھ ایسی خبریں بھی ہیں کہ ان کی یہ جو ریٹ ہے یہ کسی ہائی کورٹ کو منتقل کر دی جائے گی، کیا یہ بات درست ہے یا ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں سلمان غنی صاحب، دیکھیے جو لوکل اسٹینڈرڈ والا سوال جو یہاں پر ہے سپریم کورٹ میں، یہی پھر جب یہ آرٹیکل 199 کے تحت کسی ہائی کورٹ میں جائیں گے تو وہاں پر بھی یہی سوال جو ہے وہ سامنے آئے گا. کچھ یہ طاہر القادری کے رفقا یہ بات کر رہے تھے کہ اگر طاہر القادری کو ان کی ذات پر یہ اعتراض آتا ہے کہ وہ یہ درخواست دائر نہیں کر سکتے تو پھر یہی درخواست جو ہے وہ ہم اپنے کسی پارٹی کے اور اپنی جو منہاج القرآن ہے اس کے کسی اور آفس بیرر کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ہم چیلنج کروا دیں گے تاکہ معاملہ ضرور آئے سپریم کورٹ میں. اگر طاہر القادری پر کوئی اعتراض ہے تو وہ پس پوچھ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد کامران آپ کا. قاضی صاحب، ڈاکٹر طاہر القادری کو تو لینے کے دینے ہی پڑے گی، الٹا سارا معاملہ پڑ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی درخواست خارج بھی ہو سکتی ہے اور ان کا جو ایجنڈا تھا وہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ محاورہ اچھا استعمال کیا آپ نے، لینے کے دینے پڑ گئی. یہ تو اس ملک کے عوام کو پڑے ہوئے ہیں اور بڑے عرصے سے پڑے ہوئے ہیں. اوپر یہ کھیل جاری ہے، یہ جاری رہے گا. مگر کوئی میننگ فل ڈیولپمنٹ ہو، لوگ اس انتظار میں ہیں کہ جو ایشوز طاہر القادری صاحب نے اٹھائے ہیں یا جو اب الیکشن کمیشن لے کے آیا ہے، بہت اچھی بات ہے کہ پتہ کرے، ایف بی آر سے پتہ کرے، اسٹیٹ بینک سے پتہ کرے قرضہ کس نے کھایا ہے، جس نے خاندان میں سے قرضہ لیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے ہاؤ ہو میں، اس سارے شور میں وہ جو اہم ایشوز ہیں وہ کہیں پس منظر میں نہ چلے جائیں، کیونکہ اگر آپ نے پھر انہی لوگوں کو لے کے آنا ہے اسمبلی میں جنہوں نے قرضے لیے اور معاف کروا لیے. اور ابھی تو خیر لسٹیں آ جائیں گی، آج کل میں لگے ہوں گے تمام جو ادارے ہیں ہمارے میڈیا کے کہ وہ لسٹیں آ جائیں گی کتنے فیصد لوگ ہیں. اگر نہیں ہیں تو بہت اچھی بات، اگر ہیں تو انہیں اس پروسیس سے باہر رکھا جائے. تو جو اصل ایشوز ہیں وہ اگر اگنور ہو جاتے ہیں تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ یہ نان ایشوز کا کھیل ہے، چلتا رہے گا جب تک. نہیں ہے انتخابات سے متعلق بڑا اہم ایشو، انتخابات کے متعلق یہ بھی بہت اہم ایشو ہے کہ جن لوگوں نے قرضے لے کے معاف کروائے، کچھ نے دیے ہی نہیں. کوئی ایسا بڑا پولیٹیکل یا کاروباری، کیونکہ پولیٹیکل کاروباری ایک ہی ہو چکا ہے، ایسا گھرانہ نہیں ہے کہ جنہوں نے قرضے لیے بعد میں جو ہے پراپرٹیز اٹیچ کروا دی جو کہ پی نٹس تھیں، اب وہ پراپرٹیز بھی نہیں دی. یہ ساری کہانیاں سامنے آ رہی ہیں. تو یہ سپریم کورٹ کر رہی ہے بہت کچھ. مگر ایک بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ سیاستدان کی نظر جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ لوگوں کے اندر جو پیدا شدہ رجحان ان پہ ہوتی ہے وہ لوگوں کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے. لیکن پہلی دفعہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ عوام کی حقیقی طور پر جذبات اور احساسات کی ترجمان ہے. یہ جو معاملات کورٹ میں ڈسکس ہو رہے ہیں یہ ایکچول گلی محلے میں ڈسکس ہو رہے تھے. آپ پچھلے 1 ماہ کے اندر دیکھیں جب سے شیخ الاسلام لاہور آئے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ پہلے آ کے آپ نے جلسہ کیا، اس کے بعد آپ نے دھرنا دیا، اس کے بعد آپ نے آ کے الیکشن کمیشن کو، اور سب سے امپورٹنٹ انہوں نے کہا کہ کسی کو سیاسی منظرنامہ تبدیل نہیں کرنے دیں گے. قاضی صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ درست ہے کہ پاکستان کے اصل ایشوز کچھ اور ہیں اور یہی وجہ ہے کہ 5 سال میں جو اصل ایشوز انہیں فیس کرنے کی بجائے گورنمنٹس انہی چیزوں میں الجھی رہیں. اور یہ بات درست ہے کہ جی لوگوں کے مسائل تو تھے، مہنگائی، بے روزگاری، غربت. اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات مینار پاکستان پہ کہی، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ساری ایشوز کر کے لیکن انہوں نے اپنی نیت ظاہر کر دی کہ وہ آئے کس لیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر جمہوریتیں جو ہوتی ہیں وہ ڈیلیور کرتی ہیں کہ وہاں پر لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، وہاں پر گورننس ہوتی ہے، وہاں پر عدالتیں آزاد ہوتی ہیں، میڈیا مال ہوتا ہے. لیکن آج اگر پاکستان میں جیسی تیسی جمہوریت بھی موجود ہے
मैं समझता हूँ उसमें सबसे ज्यादा अगर रोल है तो पाकिस्तान के मीडिया का है, पाकिस्तान की अदालतों का है। और खुद आप अपने हुक्मरान और सियासतदान देखें कि उन्होंने ये सारा वक्त आपस में उलझने पे, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी में अगर उन्होंने थोड़ी सी तवज्जो अवाम के मसाइल पर दी होती तो शायद ये बेयकीनी की सूरत और डॉक्टर तारुल कादरी साहब को अपना सियासी एजेंडा आगे बढ़ाने की जरूरत पेश ना आती। सही, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ, अवामी तहरीक और काफ लीग समेत 103 सियासी जमातों को पार्टी इंतखाबात कराने और MQM समेत 91 जमातों को माली गोशवारे जमा करवाने की हिदायत की है। और अगर कोई पार्टी अपना असासा जाहिर नहीं करती, इंतखाबात में नहीं करवाती पार्टी में, तो वो इंतखाबात में वो पार्टी हिस्सा नहीं ले सकेगी। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अदील वड़ाइद से। अदील, इलेक्शन कमीशन ने कोई टाइम फ्रेम दिया है इन सियासी पार्टियों के अपने जो माली गोशवारे हैं जमा कराने के लिए, जो पार्टी इंतखाबात हैं वो करवाने के लिए कोई टाइम फ्रेम वक्त दिया है? जी बिल्कुल, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि सिर्फ 15 दिन जो हैं वो दिए जा रहे हैं और इन 15 दिन के अंदर इन पार्टियों को इंतखाबात करा के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराने होंगे, वरना पॉलिटिकल पार्टीज और फिर 2002 की शिक 12 के तहत जो हैं ये जो 103 पार्टियां इंदाम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, गो कि इसका जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है ये प्रोसेस में है, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, बहुत ज्यादा वक्त लगने का इम्कान है, क्योंकि उसके बाद फिर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट है वो इलेक्शन कमीशन में सबमिट कराना होता है। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, इसके अलावा जो है पाकिस्तान अवामी तहरीक है और मुत्तहिदा मजलिस अमल भी उन्हीं पार्टियों में शामिल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अदील वड़ाइद, एक सवाल मैंने आपसे पूछना है, चूंकि आप इलेक्शन कमीशन की बीट करते हैं, ये जो माली गोशवारे सियासी जमातें जमा करवाती हैं, हमारे इल्म में ऐसी चीजें हैं कि जो सियासी जमातें और इनके कायदीन हैं वो लोगों से पार्टी टिकट के हवाले से करोड़ों रुपए लेते हैं और पार्टी फंड्स में करोड़ों रुपए जमा होते हैं। क्या कोई इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा प्रोसेस है कि वो काउंटर चेक कर सके? जी, जब ये जमातें अपने माली गोशवारे जमा कराती हैं तो उसके लिए ये इलेक्शन कमीशन का एक कानून है कि ये किसी जो रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है उससे इसका ऑडिट कराकर जो है ना वो जमा कराया जाए। लेकिन जब ये यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट हमारी नजरों से गुजरे हैं तो उसमें ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती। और जो पार्टी इलेक्शन के हवाले से भी जो है जो उसका जो तरीकाकार देखा जाए तो उसके मुताबिक ये होता है कि जो अहदेदार हैं किसने कितने वोट लिए और कुल वोटर कितने थे, किसको कितने वोट पड़े। लेकिन जो सियासी जमातें जो हैं, जब इलेक्शन कमीशन ने उनको अब रिमाइंडर भी भेज रहा है कि आप जल्दी जल्दी कराएं नहीं तो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, लेकिन देखने में आ रहा है कि बहुत सी सियासी जमातें ऐसी हैं जो सिर्फ एक लेटर पैड पे जो है वो। मेरा सवाल था माली गोशवारा जो ये जमा करवाते हैं उसमें मैंने जो देखा है कि सियासी जमातों ने जमा करवाए हैं, उन्होंने अपने फंड जो है लाखों में दिए हैं, जबकि ऐसी इतलात भी हैं कि लोगों से पार्टी टिकट लेने के लिए करोड़ों रुपए लिए जाते हैं, करोड़ों रुपए सियासी जमातों के फंड्स में जमा करवाए जाते हैं। वो कहां जाते हैं? कोई काउंटर चेक है इस पे? जी, इस हवाले से जो ये पार्टी फंड्स जो हैं, ये जो इनकी तफसीलात जमा कराई जाती हैं उसमें ये मेंशन नहीं किया जाता कि वो पार्टी टिकट की मद में जो है वो लिए जा रहे हैं। इसमें कहा जाता है कि ये पार्टी फंड है, ये कारकुन जो हैं ये पार्टी को दे रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो ये जरूर कहता है कि आप फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते, आप इस बात को यकीनी बनाएं कि आपको कोई गैर मुल्की फंडिंग नहीं मिल रही। जो पार्टी जो टिकट के नाम पर जो फंड होता है उसको जो है ना पार्टी फंड का नाम दे के जो है ना जाहिर कर दिया जाता है। उसमें ये मेंशन नहीं किया जाता कि पार्टी फंड जो है ये उम्मीदवार को टिकट देकर उसकी मद में लिया जाता है। बहुत शुक्रिया दिल बड़ा। अच्छा शाजिया, मैं इस पे बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर कल ही मैं एक देख रहा था कि अभी पहले डेवलप्ड वर्ल्ड की बात कर लेते हैं कि जो वो पैसे देते हैं इलेक्शन कैंपेन में उसकी जो और जो वो उसके बदले लेते हैं उसमें जो वो देते हैं उसका 5800% ज्यादा वापस उन्होंने वसूल करते हैं। ये तो मैं आपको डेवलप वर्ल्ड जहां डेमोक्रेसी बड़ी आइडियल है, पता नहीं क्या है, ये मैं उसकी आपको फिगर्स दे रहा हूं। यहां पे भी ये बात है कि ये असल में प्रॉब्लम क्या है। ये सारे जो इशू बन रहे हैं आप कारोबार समझ के सियासत को करते हैं, टिकट में खरीद लेना। अच्छा, अभी इन्होंने बात की, कल वफाकी मुतसिब ने एक फिगर दिया है कि 5000 अरब रुपए की सालाना चोरी है। अब गौर फरमाइए, वो एक जिम्मेदार आदमी है, जिम्मेदार अहदे पे बैठे हैं, आपका जो बजट है वो 3-3.5 अरब का है टोटल, तो उससे भी तकरीबन दुगनी रकम जो है वो आपकी टैक्स चोरी में जा रही है। तो अब ये है कि इशू क्या है? इशू इस वक्त ये है कि ये सारा जो एक समाज और इस मईशत में पैसा पैदा हो रहा है ये ऊपर की इस परत में घूम रहा है, चाहे वो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे ये लोग और अवाम। ये जिस वक्त तक नए नए इशूज उठ के आते रहेंगे, जब तक आप अवाम को किसी भी एक समाज जहां माशी बेचैनी हो, सियासी बेचैनी हो, गुर्बत हो, उसके ऊपर आप भी हुक्मरानी आसानी से। मैं कमेंट लेते, मुझे ब्रेक का बोला जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
हम ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि सियासी जमातें पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करवाती। काई साहब, हम लोग यही बात कर रहे थे कि क्यों इस तरह के इलेक्शन नहीं कराए जाते पार्टी इंतखाबात। देखिए शाज़िया, इलेक्शन कमीशन ने 103 पार्टीज को पार्टी इलेक्शन करवाने पे और 99 को अपने माली गोशवारे जमा करवाने का हुक्म दिया। और जैसे हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि तकरीबन 15 दिन दिए जा रहे हैं। 15 दिन में वो पार्टीज क्या इलेक्शन कराएंगी? अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख की तरफ देखें तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इसलिए मजबूत नहीं बन सकी कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मजबूत नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह मजबूत होती हैं कि उनके अंदर जमहूरियत होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि सवाए इक्का दुक्का, मसलन जमात इस्लामी का एक सिस्टम मौजूद है और उस सिस्टम में भी तकरीबन 3-4 माह लगते हैं उनके उस सारे प्रोसेस में। तो 15 दिन में किस तरह का प्रोसेस होगा सबको पता है। माली गोशवारों की हम बात कर चुके हैं। मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ आजकल इलेक्शन करवा रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि एक प्रोसेस उनके अंदर जारी है और वो ये समझते हैं कि इस प्रोसेस की वजह से वो इंतखाबात के मरले में ज्यादा मजबूत और मौसर बन के सामने आएंगे। मैं समझता हूं कि ये 15 दिन में तो जैसा तैसा प्रोसेस होगा, लेकिन जब तक पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत नहीं होंगे, दुनिया के अंदर 2 पार्टी सिस्टम, जहां पर जमहूरियत मजबूत बनी है वहां पर 2 पार्टी सिस्टम है। अब जहां पर 103 जमातों को, और इनमें वो जमातें भी शामिल हैं जिनमें एक एक फर्द है, वो क्या इलेक्शन करवाएंगे? मैं समझता हूं कि यहाँ पर कुल 250-300 जमातें रजिस्टर्ड हो चुकी हुई हैं कि बात यह कि जब तक पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होगी, उनके लोग मौसर नहीं, नजरियाती नहीं होंगे। आप इस वक्त जिस सियासी सिस्टम का हम हिस्सा हैं, इसमें आप देखें कि जिस दिन असम्बलियां टूटेंगी फिर इन पॉलिटिकल पार्टीज और लोगों के व्यूज और लोगों की पार्टी के साथ, लोगों की पार्टी क़यादत के साथ कमिटमेंट धरी की धरी रह जाएगी। आजकल सिर्फ इस बुनियाद पे उम्मीदवारों का चुनाव हो रहा है कि उनका असर और रसूख इलाके में क्या है, उनकी माली हैसियत क्या है, वो नजरियात, वो ख्यालात, वो सारे हवा में बह गए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पीएसओ की माली हालत खराब हो रही है। कल तक अगर 45 अरब रुपए ना मिले तो कंपनी नादहिंदा हो जाएगी। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने भी वाजिबात ना मिलने की सूरत में हड़ताल की धमकी दे दी है। पीएसओ को पावर सेक्टर से 126 अरब रुपए से ज्यादा वसूल करना है और वसूली ना होने की सूरत में अवाम पर बिजली और पेट्रोल का बहरान मुसल्लत होगा। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे रियाज एंडी से। एंडी, हमेशा की तरह जो खुमियाजा है वो लगता है अब की बार भी अवाम को ही भुगतना पड़ेगा, चाहे वो बिजली की लोड शेडिंग की सूरत में हो या पेट्रोल की किल्लत की सूरत में। ये तो बाय डिफॉल्ट एक बिल्कुल ऐसी हकीकत है कि वो कहते हैं कि सूरज निकलता है तो वो कहते हैं यूनिवर्सल फैक्ट ये ऐसे ही है। माली साल जब खत्म हुआ था तो हमारा जो सर्कुलर डेट है वो तकरीबन 872 अरब रुपए हो चुका था और ये उसी की वजह से हो रहा है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 50 बिलियन की इनको एलसीज पे करनी है फर्नेस ऑयल की मद में। और अगर ये डिस्टर्ब होती है, अगर हम नादहिंदा होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें 45 दिन लगेंगे उस सप्लाई चेन को दोबारा रिस्टोर करने में। तो वो 45 दिन कैसे गुजरेंगे, क्या होगा, ये तो बस अंधेरे ही हैं जो अवाम के ऊपर मुसल्लत हैं। एंडी, ये बताइए कि जब ये आए थे, अहमद मुख्तार साहब आए थे हमारे, इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस बारे, सारे क्राइसिस के बारे में, सर्कुलर डेट के बारे में। अवाम को तो हम सब्सिडीज दे नहीं रहे, डिस्कोस को दे रहे हैं। उन्होंने कहा था जी करप्शन बहुत ज्यादा है, गैस जिस कीमत पे दी जा रही है बिजली प्रोड्यूस करने वालों को जो, और वो और है, और जो ये जो सारा मामला है, ये जो सारा क्राइसिस है, ये तसर दुरुस्त है कि ये ऊपर की मिसमैनेजमेंट और करप्शन है जिसका शादिया जिस तरह कह रही है अवाम भुगत रहे हैं। जी बिल्कुल, 100% यही बात है। इदारों की नाअहली है, वो जो अपने बिल्स हैं वो नहीं रिसीव कर पा रहे। फिर जो पीएसओ जैसी कंपनी है उन्होंने भी आगे अपनी जो रिफाइनरीज वगैरह है उनको पेमेंट करनी है, उनके लिए डिस्ट्रप्शन होती है। बिजली की चोरी हो रही है, उसके ऊपर कोई इकदाम नहीं है। लॉ तो बना दिया है कि अगर बिजली चोरी करने वाला होगा उसको सजा दी जाएगी, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। तो डेफिनेटली ये जो गवर्नेंस की हम बात करते हैं कि मुल्क के अंदर कोई गवर्नेंस नहीं है, ये उसी का खुमियाजा है जिसको तो एंडी कोई सूरत हाल नजर आ रही है। आप ये बताइए, मैं एक बात पूछूं, ये आप नाअहली कह रहे हैं या बदनवानी कह रहे हैं या दोनों के एक ही मानी है? एक ही सिक्के के दो रुख हैं जनाब, नाअहली और बदनवानी। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम इतनी अहल है कि वो चीजों को ठीक कर सकती है। इंडिविजुअली अगर आप लोगों की परफॉर्मेंस देखें, चाहे वो टेनिस हो, क्रिकेट हो, इंटरनेशनली आप इकोनॉमिस्ट को ले लें, सब बहुत अहल लोग हैं। लेकिन ये कि कुछ लोगों के अपने मफादात होते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ये बदउनवानी क्रिएट की जाती है जो नाअहली की सूरत में सामने आती है। एंडी, ये बताएं कि ये जो बहरान मुसल्लत हो रहा है, इसके सदेबाब के लिए किसी सतह पे कोई कोशिश हो रही है?
जो इन्होंने SOS निकाला था उसके बाद ये हुआ था कि एक दिन पहले उन्हें कुछ 5 अरब रुपए दिए गए थे, लेकिन कहाँ 45 अरब की पेमेंट, कहाँ 5 अरब रुपए। इससे कोई मसला हल होने वाला नहीं है। आज इनके पास आखिरी दिन है, अगर ये नहीं करते तो कल का दिन है जब इंटरनेशनली जो PSO वो डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा, उसकी पेमेंट नहीं होगी तो इंटरनेशनल सप्लाई रोक देंगे। और जहां वो क्राइसिस शुरू हुआ तो फिर जो शाजिया ने कहा कि फिर अंधेरे होंगे और लोगों को जो फ्यूल सप्लाई, गैस पहले नहीं मिल रही है, लोग फिर पेट्रोल से भी जो है वो महरूम हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया रियाज एंडी आपका। काई साहब, आगे 8-8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, फिर लोड शेडिंग आप देखें 20-20 घंटों तक कैसे। देखिए, बदनसीबी ये है कि इस मुल्क में जो अगर बिजली की बात कर लें तो बिजली आज भी हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी उससे ज़्यादा है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जितने स्टेक होल्डर जिसे हम कहते हैं ना, बड़े हमने मोज़ज़ नाम रख लिए इन लोगों के, इनके प्रॉफिट सस्टेनेबल नहीं है। इस रियासत पे ऐसा बोझ है इनके प्रॉफिट्स, हमें पता नहीं है शफाफ अंदाज में ये मामले किसने किए, कैसे किए, कुछ सामने लेके भी नहीं आता। और अब ये है कि ये जो सारा क्राइसिस है सिर्फ पूरी इंडस्ट्री मईशत को नीचे लेके आ रहा है। मगर जाहिर है कि जो लोग, वही बात है ना कि हु विल बेल द कैट, क्या जो बेनिफिशियरी है वही हुक्मरान भी हैं, तो फिर ये कौन ठीक करेगा। देखिए, बात जो भी इन्होंने एक सवाल किया था उनसे कि नाअहली है, ये करप्शन है, ये सारी चीजें आपस में मुंसलिक हैं। आपने इन सारे बहरानों का कोई मुस्तकिल कोई ना इनके पास प्लानिंग है कि आप देखें कि जब हम बिजली के बहरान के, एक तरफ पाकिस्तान न्यूक्लियर पाकिस्तान है, दूसरी तरफ हम 21वीं सदी में अंधेरे में डूबे हुए हैं। मैं समझता हूं कि कुछ मामलात ऐसे थे कि उन पे कंसेंसस, देखिए हमने एक वर्दी पे तो कंसेंसस कर लिया इलेक्टेड ऐवानों के अंदर, लेकिन हम कालाबाग डैम पे नहीं कर सके। और बात यह कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जब कालाबाग, मैं समझता हूं कि उस वक्त उनके पास ये पावर थी कि वो ये बना सकते थे। और फिर आपको याद होगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में करोड़ रुपए से पूरे पाकिस्तान में कालाबाग डैम के हवाले से एक कैंपेन लॉन्च की गई, और उसके बाद कालाबाग कहा गया जी इसकी जगह बादशाह डैम, और बादशाह डैम के हवाले से भी कोई डेवलपमेंट नहीं है। मैं समझता हूं आज भी अगर कालाबाग डैम पे ये कंसेंसस कर लें तो ये जो बिजली का बहरान है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक कॉलर है फैसलाबाद से, बशीर। हेलो जी। वालेकुम सलाम। मोहतरम काजी साहब, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए एक तजवीज़ देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के इंतखाबात में मुतनासिब नुमाइंदगी का तरीकाकार वज़ा होना चाहिए। जितने फीसद जागीरदार सरमायादार हैं उतनी नशिस्तें उनको मिलनी चाहिए, और जितने फीसद मजदूर और किसान हैं और टेक्नोक्रेट, उस हिसाब से इनको नशिस्तें मिलनी चाहिए। तो ये मसला हल हो जाएगा, फ्यूडल और असम्बलियों से बाहर होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छी राय है उनकी, बिल्कुल। कुछ जितनी आबादी है, जितना तबका, उसकी वजह यह है कि ओवर रिप्रेजेंटेशन है उनकी। इसकी असल में बात यह है कि जिस तरह अब अमेरिका में, मैं आपको एक इस्तिलाह बताऊं गनी साहब, कि जी प्रॉपर्टी वाली जो क्लास है वो ही जो है ऊपर आती है। अब प्रॉपर्टी को उन्होंने एक नया लफ्ज़ अंग्रेजी में मुतारफ करा दिया है, क्योंकि प्रॉपर्टी ज्यादातर दुरुस्त तरीके से बनाए हुए बड़े कम लोग होते हैं, 2 नंबर ज्यादा होते हैं, तो वो कहते हैं प्रॉपर्टी नहीं बल्कि इम्प्रॉपर्टी, यानी इम्प्रॉपर से इम्प्रॉपर से तो ये इनका कहना ठीक है कि ये भी अगर सोचा जाए कि भाई जो तबका है उसकी नुमाइंदगी इस तरीके से हो पार्लियामेंट में, तो ये राइज भी है कि जो मुतनासिब नुमाइंदगी की बात की है कि मुतनासिब नुमाइंदगी में भी मैं समझता हूँ कि 2-3 सिस्टम मौजूद हैं। क्या पाकिस्तान के आज के हालात में मुतनासिब नुमाइंदगी का सिस्टम कारगर हो सकता है, और जो आज की मौजूदा क़यादतें हैं वो क्यों करेंगी ऐसा? एक और दूसरी बात तो आपकी ठीक है, मगर कारगर हो सकता है कि मैं जवाब दे दूं कि ये जो है ये कारगर है। अभी आप बिजली की बात करें, 800-900 रुपए का आपका सर्कुलर डेट है, सारा मिसमैनेजमेंट करके रख दिया। इससे बुरा भी कोई आके करेगा हमसे? देखिए, एक और बात मैंने कल भी की थी, जब अब नादहिंदगान के हवाले से उन पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं, ये पाबंदी से इलेक्शन कमीशन हर इलेक्शन से पहले इस तरह की पाबंदी, आज तक मैं ये देख रहा हूं कि जो जितना बड़ा नादहिंदगान है पाकिस्तान के अंदर, उतनी बड़ी सीट पे बैठे, वो उतनी बड़ी सीट पे बैठे, बड़े मनसब पे वो बैठा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक कॉलर है शोरकोट से, अब्दुल जब्बार। हेलो जनाब, मेरा एक मसला है। जी जी शोरकोट जी जी। हमारी भैंसें चोरी हुई हैं और वो पहले तो रपाटीदारी नहीं करते थे। ये मुकदमा नंबर है 617। हम कितनी बार गए हैं, वो तो बात ही नहीं सुनते, इलाके में भी नहीं जाते। चोरी मवेशी हो रहे हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं है। 1,80,000 मेरी मलियत है और इस चोरी की मुकदमा नंबर 617 है, और कई बार गया हूँ, जाके थक। अपना इलाका दोबारा बता दीजिए। शोरकोट का इलाका है, और अच्छी देखें उन्होंने कहा कि उनकी चोरी हुई है। मेरा ख्याल ये चैलेंज है पंजाब के वजीर आला के लिए, चूंकि उन्होंने ये कहा था कि इसके बाद उनकी हुकूमत कायम होने के बाद हर शख्स
एप्लीकेशन पे FIR दर्ज करवा सकेगा। वो बेचारे कह रहे हैं कि मेरी FIR ही दर्ज नहीं हो रही, और क्यों नहीं हो रही? मेरा ख्याल ये लम्हा फिक्री है पंजाब हुकूमत के लिए। कल या परसों के प्रोग्राम में हमने शोर कोर्ट के नुमाइंदे को लेके, तो वो कह रहे हैं कि मवेशी धड़ाधड़ चोरी हो रही है, रस्सागीर सारे बैठे हुए हैं। फिर आपको पता है जी, हमें अब्दुल जब्बार से कहते थे अपना जो मसला है आप हमें ईमेल कीजिएगा, फिर हम अपने रिपोर्टर से इसकी मजीद डिटेल्स लेकर इस पर बात करेंगे। वक्त है प्रोग्राम में एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गनी साहब, आपके पास आज की क्या खबर है? एक तो प्रेसिडेंट ज़रदारी लाहौर में मौजूद हैं और उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ चौधरी एतजाज़ हसन के घर अपनी गुफ्तगू के दौरान बरवक्त इंतखाबात कराने का अज़म ज़ाहिर किया है, और उनका कहना यह है कि जमहूरी निज़ाम के लिए चैलेंज बनने वाले कमज़ोर हो जाएंगे। बात यह कि देखें, बरवक्त इंतखाबात मैं समझता हूँ कि आज एक कौमी ज़रूरत है कि अगर आपने जमहूरियत का तसलसल कायम रखना है, तो ये बात जब हर हुकूमत को एक मैंडेट मिलता है कि उस मैंडेट के मुताबिक उन्होंने हुकूमत चलानी होती है। मैं समझता हूँ कि ये जो 5 साल की ज़िद भी पूरी की गई है, इसमें हुक्मरानों को कोई फ़ायदा तो ज़रूर मिला होगा, लेकिन मुल्क का नुकसान हुआ है, लोगों के मसाइल बढ़े हैं। और अब भी वो ये जो बात करते हैं कि जमहूरियत का हुस्न ही ये होता है कि जब प्रोसेस चल रहा होता है तो प्रोसेस पे किसी को असरअंदाज होने का उस वक्त मौका मिलता है जब वो डिलीवर नहीं कर पाते। मेरे ख्याल में कि उन्होंने ये एक अच्छी बात की है और वो फौरी तौर पर आवाम से रुजू करें और इलेक्शन करवाने का अज़म ज़ाहिर करें। दूसरा, मियाँ नवाज शरीफ ने भी गुज़िश्ता रोज़ लाहौर के अंदर ही उन्होंने निगरान हुकूमत के क़याम के लिए एक प्रेशर डाला है कि जल्द अज जल्द निगरानों का। मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो निगरानों के इंतखाब के हवाले से है कि क्या दोनों बड़ी पार्टीज़ और हुकूमत और अपोजिशन मिल के निगरानों के नामों पर इत्तफाक कर सकेंगी। मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है, उसमें इसहाक डार साहब और खुर्शीद शाह साहब के दरमियान ये सारी नेगोशिएशन हो रही है कि अगर इस सारी सूरत हाल में देखें एक कन्फ्यूजन तारी है। आप देखें कि इस्लामाबाद में सूरत हाल क्या है कि हम जब डॉक्टर तारुल कादरी की सियासत और उनके जो उन्होंने अज़ाइम जाहिर किए हैं उस पर रिजर्वेशन जाहिर करते हैं, तो एक दो क्रेडिट मैं उन्हें जरूर देता हूं कि जब वो पाकिस्तान में आए और उन्होंने जिन अज़ाइम का इज़हार किया, एक तो सारे इकट्ठे हो गए। और आज भी आप देखें कि सारे बैठ के डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि बर वक्त इंतखाबात होने चाहिए, उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने कहा कि फौरी तौर पर निगरानों का इंतखाब। ये सारा प्रोसेस इन सियासतदानों के इस तर्ज अमल की वजह से जो कंफ्यूजन थी वो कम हुई है। प्रेसिडेंट साहब लाहौर में ऐसी बातें की जा रही हैं कि वो मियां नवाज शरीफ शायद मिलना नहीं चाह रहे हैं, उनकी मुलाकात का कोई इम्कान नहीं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि सबसे वो मिल रहे हैं। जो चीजें अखबारात में शाया हुई हैं, मेरा ख्याल है कि ये एक रवादारी की बात है कि एक दूसरे के अफसोस में शामिल होना। मेरी इत्तला के मुताबिक तो प्रेसिडेंट साहब जाएंगे। और इससे पहले वो टेलीफोन पे खुद नवाज शरीफ साहब से ताज़ियत का इजहार कर चुके हैं। ये अच्छी बात है कि ये रवादारी और हुस्न ये सियासी जमातों में कायम रहना चाहिए। बिल्कुल जी। काजी साहब आपके मैं दुनिया की अखबार की खबर रऊफ क्लासरा साहब की जो मैंने आज ली है, शायद वो हमें पता नहीं मिल सके लाइन पे या नहीं, कि ये जो सीक्रेट फंड से सैफ रहमान को 30 करोड़ रुपए अदा किए गए, ये 1997-99 की बात है। जी। अब ये निकल आई बात, पहले तो पंजाब गवर्नमेंट गिराने की बात हो रही थी कि पीपल्स पार्टी ने जो है वो क्या फंड, अब ये 30 करोड़ रुपए की रकम है और खबर ये बता रही है, और ये IB की रिपोर्ट है जो उसने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवाई है, और जिसमें बताया गया कि ये रकम सैफ रहमान साहब को ट्रांसफर कर दी गई, और इस रकम के जरिए वहां पे उन्होंने पहले तो इसके ओपन मार्केट से इन्होंने डॉलर्स और गैर मुल्की करेंसी खरीदी। अब ये 30 करोड़ रुपए अगर 1997-99 की आप देख लें, इन्फ्लेशन देख लें, तो ये अरबों में अमाउंट चली जाती है। मगर क्या फिर इसका कोई ऑडिट भी हुआ? उन्होंने खर्च कैसे किया? कानून इसकी इजाजत देता है, ये नहीं देता। 26 तारीख को इस केस को वो टेक अप करेंगे। मगर बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट, वो कहते हैं ना, तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला, वो क्या क्या करेंगे, जहां जाएंगे आगे इससे एक बड़ा के साथ अच्छी केस थी, एक निशानदेही की। इसमें थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ कि 99 में सैफुर रहमान साहब को 30 करोड़, मैं आपको इन 4-5 सालों के अंदर बता रहा हूं कि समथिंग एक न्याजी साहब हैं, वो करोड़ों रुपया लेके वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। ये IB का फंड है क्या है? और IB के फंड से मैं समझता हूं कि अगर सिर्फ IB के फंड का ही आप सारा मामला खोल लें तो बड़े बड़े लोग इसमें नंगे हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती वही है कि जब ये 30 करोड़ 50 करोड़ पंजाब हुकूमत गिराने,
وہ پیسہ جاتا کہاں پہ؟ جاتا آج تک قومی خزانے سے لوٹے ہوا پیسے کی ایک ٹیڈی پائی بھی واپس نہیں آئی، سوائے آپ دیکھیں کہ بجلی گھروں کے معاملے میں جو عدالت عظمیٰ نے جو نوٹس لیا تھا اس میں 2 اربوں روپے واپس ہوئے۔ اسی کے ساتھ میری دوسری جڑی ہوئی سٹوری میں وہ بھی ساتھ آج توقیر صادق صاحب کو پکڑنے کے لیے بتایا ہے ہمارے جو داخلہ وزیر داخلہ ہیں کہ یہاں سے ایک ٹیم جا رہی ہے جو انہیں پکڑ کے واپس لے آئے گی۔ مجھے امید ہے کہ جس ایسے طریقے سے یہاں لا اینڈ آرڈر ٹھیک رہا ہے اس ملک میں، اس طریقے سے وہ پکڑے بھی جائیں گے۔ مگر آپ ذرا اندازہ لگائیں وہ 84 ارب روپے کی اب کتنے لے کے گئے ہیں، مگر نقصان جو نیب نے بتایا وہ 84 بلین کا تھا۔ مگر اس کے ساتھ جوڑ دوں شاید عزیز صاحب کی جو کتاب میں کوئی اور اہم بات ہو نہ ہو، مگر اتنی ہی رقم تھی جو انہوں نے اپنے دور میں بتایا کہ اوگرا میں اس کی بنگلنگ کی گئی تھی۔ تو یہاں پیسے کی کمی نہیں ہے۔ چودھری صغیر ہمارے ساتھ صغیر صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ صغیر یہ بتائیے کہ کتنی رکنی ٹیم جائے گی توقیر صادق کو پکڑنے کے لیے؟ شازیہ، یہ چونکہ کل 14 جنوری ہے اور توقیر صادق کو 15 روز کے لیے ریٹین کیا گیا تھا وہاں پر ابوظہبی میں جیل میں، تو 15 دن کی جو تاریخ ہے کل ختم ہو رہی ہے۔ آج گمان کیا جا رہا ہے کہ ایف آئی اے اور نیب کی ایک مشترکہ ٹیم جائے گی ان کو وہاں پر گرفتاری کے حوالے سے، چونکہ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ ان کے باقاعدہ وارنٹ گرفتاری حاصل کیے جائیں اور انہیں وہاں پر جو ہے وہ گرفتار کر کے لایا جائے۔ تو اب بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں اس میں، کیونکہ براہ راست وہ ان کے حوالے نہیں کریں گے۔ ایک واحد راستہ انٹرپول کا ہے جس کے ذریعے ملزمان کی حوالگی متحدہ عرب امارات سے ہوتی رہی ہے اور ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ سفری دستاویزات تو انٹرپول سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ جی شازیہ، آپ کہہ رہے ہیں نا پھر انٹرپول کے ذریعے پکڑنا پڑے گا، یہ ڈائریکٹ جا کے ان کو حوالے نہیں کریں گے، تو انٹرپول سے کوئی رابطہ کیا؟ کیونکہ انٹرپول نے ہی پہلے بھی ان کی حراست کے حوالے سے مدد کی تھی، لیکن ان کی سفری دستاویزات مکمل نہیں ہیں اور یو اے ای کی جو پولیس ہے انہوں نے ان سے باقاعدہ طور پر ٹھوس ایویڈنس مانگے تھے جو کہ یہ پرووائڈ نہیں کر سکتے، صرف ان کے پاس بیانات ہیں۔ صغیر، آپ کی بات سے مجھے ایسے محسوس ہوا ہے کہ یہ معاملہ ابھی بھی کنفیوز ہے اور ان کی جو وطن واپسی ہے وہ مشکوک ہے۔ یقیناً سلمان غنی صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا، یہ جو ان کی وطن واپسی ہے وہ اس طرح اتنی جلدی اور آسانی سے نہیں ہو سکتی، اور رقم بھی تو چونکہ 82 ارب روپے کی ہے اور 82 ارب روپے کا ملزم ہے، اس کی وطن واپسی تو اور زیادہ مشکل ہوگی۔ جی جی بالکل، چونکہ وہاں پر وہ ان کی کسٹڈی میں ضرور ہے لیکن ان کے ساتھ ہمارا اس طرح کا معاہدہ نہیں ہے، تو اس میں بہت ساری پیچیدگیاں پہلے بھی تھیں، اس لیے ٹیم کو واپس لوٹنا پڑا تھا نامرادی۔ اور ابھی بھی گمان کے یہ کیا جا رہا ہے کہ ٹیم صرف جائے گی ضرور وہاں پر، لیکن فارمیلٹی پوری کر کے ویسے ہی خالی ہاتھ واپس آئے گی۔ ٹھیک ہے، کوئی پروگریس نظر نہیں آ رہی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ رقم بہت بڑی ہے شازیہ، اور بات یہ کہ ایک شخص جسے اسی دور میں کانٹریکٹ دیا گیا، کس کے کہنے پہ دیا گیا، کس مقصد کے لیے دیا گیا، میں اب بھی سمجھتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے یہ توقیر صادق صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے ہر 8-10 دن کے بعد ایک خبر آتی ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں۔ میرا خیال پاکستان کے اندر ان کے سرپرست اتنے مضبوط ہیں کہ شاید اس مرحلے پہ وہ نہ آئیں۔ صحیح، آگے بڑھتے ہیں، پروگرام کا وقت کم رہ گیا، ہمیں ایک اہم خبر پہ بات کرنی ہے کہ شہرہ آفاق شاعر فیض احمد فیض کا 102واں یوم ولادت آج منایا جا رہا ہے۔ قائد صاحب، آپ نے اس پہ کچھ ہم بتانا بھی ہے، سنانا بھی ہے؟ نہیں، یہ تو آپ سن ہی رہے ہوں گے جو مادام کی یہ جو ان کی نظم تھی ایک، مگر میں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا نام تھا اور مجھے یاد ہے کہ یہ اپنی زندگی میں یہاں بین تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو پی ٹی وی کے جو سرکاری نشریاتی ادارہ، اس کے پاس اس کی 2 فٹ کی فوٹیج بھی نہیں تھی، 2 منٹ کی فوٹیج بھی نہیں تھی۔ یہ جب اپنی زندگی میں تھے، انہیں لینن پیس پرائز ملا، نوبیل پرائز کے لیے یہ ہوئے۔ مگر اس کا ایک اور بھی پہلو ہے، میں اس پہ بات خاص طور پہ کرنا۔ آج جب میں جاتا ہوں فیض امن میلے پہ جاتا ہوں تو لوگ ان کی فکر اور سوچ کی بات نہیں کرتے۔ مثلا میں دیکھ رہا تھا انڈیا میں ایک فلم بنی بھگت سنگھ پہ، تو ایسے لگتا ہے جیسے بھگت سنگھ کوئی انقلابی شہید نہیں تھے بلکہ کوئی این جی او چلاتے تھے شاید۔ تو آج جب ہم جاتے ہیں تو یہاں وہاں پہ سول سوسائٹی بیٹھی ہوتی ہے، اس کی فکر کیا تھی؟ وہ مزدوروں کے لیے اس نے لکھا، مزدوروں کے لیے وہ لڑا، وہ ایک سوشلسٹ تھا اپنے آپ۔ بھائی آپ اختلاف کر لیں مگر اس کی آئیڈینٹی کو، اس لیے کہ آپ آج چھوڑ گئے وہ سارا سامان، تو فیض احمد فیض کو ان کے اس میں دیکھا جائے پس منظر میں، اسے محض ایک ریچول نہ بنایا جائے۔ ان کی ایک لڑائی تھی، جدوجہد تھی، جیلیں تھیں ان کی، اور شاید آج ہم جس عہد میں قدم رکھ رہے ہیں وہی کنٹرڈکشن پھر ہمیں ورلڈ سکیل پہ سامنے نظر آ رہی ہیں۔ لہذا فیض کی ریلیونس ختم نہیں ہوئی، مگر ایک جو درمیان میں عہد گزرا ہے اس حوالے سے فیض کے ایک شعر سنائی دیتا ہوں آپ کو کہ ہم سہل طلب کون سے فرات تھے لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہم سا بھی کہاں ہے۔ تو فیض صاحب کا ابھی آپ ایک شعر میں بھی سنا دوں کہ وہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو سوئے دار سے نکلے تو کوئے دار اس طرح تھا۔ بات یہ کہ یہ بات انہوں نے درست کہی، کسی کی سوچ اور فکر کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ آج فیض کی شاعری میں کچھ ایسے لوگوں کو پڑھتے اور سناتے دیکھ رہا ہوں جو خود ان کی اگر ذاتی کردار دیکھا جائے تو اس کی نفی کرتا ہے۔ صحیح، بالکل، فیض کا کام اور نام بالکل ایسا ہے
کہ ہمیشہ مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا۔ پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے۔ خبر@duniatv.tv پر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔